दोस्तों मार्केट 22,800 पे पहुंच गया और इस गिरते हुए मार्केट में कहाँ फोकस करना चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज बात करेंगे फार्मा सेक्टर। मेरी मानो तो फार्मा सेक्टर यहाँ से काफ़ी ग्रो होने वाला है। कैसे ग्रो होगा और किस तरह से आपको यहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, किस कौन से सेगमेंट है और कौन से स्टॉक्स आप ध्यान में रख सकते हैं, पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए फार्मा सेक्टर अगर आप देखें तो ये जो फॉल आया है इसमें इतना गिरा नहीं है। वन ऑफ द रीज़न इसके कि काफ़ी डिफेंसिव सेक्टर है। और अगर हम लोग पास की भी बात करें तो जैसे टैरिफ वॉर हुआ था तभी भी फार्मा सेक्टर पे ट्रंप ने टैरिफ नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि जेनरिक दवाई यहाँ से बहुत जाती है और वो बहुत सस्ती होती है। अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो उनका जो मेडिकल बजट बहुत बढ़ जाता है, तो वहाँ नहीं लगा था। और इस बार भी अगर आप देखो तो ओके सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है, लेकिन फार्मा सेक्टर्स अगर आप सिप्ला देख लो, लुपिन देख लो एंड ऑल दैट। सिप्ला 26% डाउन है, लेकिन बाकी सब स्टॉक अगर सन फार्मा और वो सब इतने डाउन नहीं, 8-10% डाउन है। लुपिन भी अच्छा खासा कहते हैं ना ऊपर के लेवल पे, ये थोड़ा ही डाउन है। और बाकी सब फार्मा सेक्टर में अगर आप देखो तो सेफ हेवन ऐसा लग रहा है। तो अगर हम लोग फार्मा सेक्टर की बात करें तो 2023 में ऑलमोस्ट ये 4 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप था, जो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। अगर 2026 की बात करें तो ऑलमोस्ट 5.5-6 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन 2030 तक ऐसा लग रहा है कि 10 से 11 लाख करोड़ का होगा। तो नेक्स्ट 4 साल में फार्मा सेक्टर का अगर आप बोले तो 10-11% से एनुअलाइज ग्रोथ होने की पूरी पूरी संभावना है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है, हम लोग बात करेंगे। इवन गवर्नमेंट भी फार्मा सेक्टर पुश कर रहा है। ऊपर से काफ़ी सारे रीज़न, जैसे एक करेंसी डेप्रिसिएशन है, उसके वजह से भी फार्मा सेक्टर को बेनिफिट हो रहा है। हम लोगों ने भी हमारे काफ़ी सारे मॉडल पोर्टफोलियो में फार्मा स्टॉक्स लिए। रीज़न वही है कि ग्रोथ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। और गाइस बाय द वे मैं आपके क्वेश्चंस एंड में लेने वाला हूँ, तो आपके क्वेश्चंस जो भी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो टॉकिंग अबाउट अगर हम लोग मार्जिन प्रोफाइल भी करें तो ईबीटा मार्जिन में अगर 24 से 25% यहाँ से आराम से दिख रहा है और आगे जाके भी सस्टेनेबल है। आप बोलोगे नहीं ये रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेंगे एंड ऑल दैट, ये थोड़ा क्रूड ऑयल की वजह से होगा, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें कि फार्मा सेक्टर को किस तरह से आपको देखना चाहिए, तो पहली बात तो एक तो आप डिवीजन में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कहते हैं डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन होते हैं, जैसे क्रोनिक थेरापी एंड ऑल दैट, वो एक डिवीजन हो गया। फिर जेनरिक्स, ये अनदर एक डिवीजन हो गया। सीडीएमओ, सीडीआरएमओ, सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, और सीडीआरएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही बढ़िया सेगमेंट है, वो एक बहुत ही अच्छा चल रहा है। दूसरा होता है बायोसिमिलर कॉम्प्लेक्स नो कहते हैं कि बायोलॉजिक्स, और वो एक है। और स्पेशलिटी फार्मा, वो भी एक अच्छा है जहां आपके नो मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर अभी अगर आप देखो तो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी फोकस है, क्योंकि चाइना प्लस वन पॉलिसी चल रही है। तो कहीं ना कहीं यूएस की कंपनीज एंड ऑल दैट नो दे प्रीफर इवन एपीआई में इंडियन एपीआई भी अभी थोड़े यूज में। ऑफकोर्स हम लोग बहुत छोटे, लेकिन आगे चांसेस बहुत है। हम लोग ये सभी सेगमेंट पे बात करेंगे ओवरऑल। सो आपको इन सब सेगमेंट में अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है, ठीक है। अभी ये फार्मा सेक्टर यहाँ से क्यों ग्रो हो सकता है वो आपको चीज़ें समझनी। पहली बात तो वीक रूपी है, रूपी वीक हो रहा है। तो अभी जैसे $94 आज क्रॉस हो गया, ₹94 पर डॉलर। तो क्या होता है कि जैसे रुपये वीक होता है ना, इनका ईबीटा मार्जिन बढ़ता है। ₹1 नीचे जाता है, इनका 0.3-0.4 ईबीटा मार्जिन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो एक बेनिफिट हो रहा है। प्लस एक डिफेंसिव सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर नॉर्मली मैक्रो अनसर्टेनिटी में लोग उसमें जाते हैं। तो डिफेंसिव में अगर आप देखो तो इसलिए मैं बोलूँ कि फार्मा सेक्टर इतना गिरा नहीं है। अभी अगर आप देखो जेनरिक्स में देखें तो जेनरिक्स में फार्मा बहुत, हमारा इंडियन फार्मा बहुत ही आगे है, और इवन रिसर्च एंड ऑल दैट। तो और वहाँ मार्जिन और वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है। अगर आप देखो तो जेनरिक में सस्ते में बेचते हैं, लेकिन उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम होता है, तो मार्जिन सस्टेन होता है। और एक आध 5% या 10% भी अगर भाव बढ़ा देते हैं ना, तो उनको बहुत ही अच्छा मार्जिन में बेनिफिट होता है। इवन डोमेस्टिक डिमांड भी अगर आप देखो तो क्रॉनिक डिसीज़ के वजह से ग्रो हो रही है। अब ग्लोबल आउटसोर्सिंग में जो मैंने बोला सीडीएमओ, वहाँ एक तरह से बहुत ही बड़ा स्कोप आगे आने वाला है, जहाँ हम लोग बहुत ही छोटे, जैसे लॉरस लैब, डीवीस लेबोरेटरी, सिंजिन, वहाँ हम लोग बहुत छोटे। यूएस सॉरी चाइना इसमें बहुत आगे है, लेकिन अभी धीरे धीरे इंडिया को भी मिलेगा। सीडीएमओ वही होता है कि जैसे
मर्क हो गया या कोई बड़ी फाइज़र हो गया, उन्होंने कोई R&D करके दवाई बनाई, फिर वो क्या कहते हैं कि हमारी इन सब कंपनियों को वो बैच प्रोडक्शन के लिए दे देते हैं। यानी जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है एंड ऑल दैट जो होता है ना, एम्बर एंटरप्राइज एंड ऑल दैट, वैसे ये है। तो ये कंपनियां फिर ये पूरा बैच प्रोडक्शन करती है, ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वहाँ एक मार्जिन सस्टेनेबिलिटी भी रहती है, क्योंकि कंपेरेटिवली ऑर्डर्स लंबे समय तक होता है। प्लस हमारे वहाँ ऐसी रिसर्च भी है, प्लस बायोलॉजी में तो आई थिंक हमारा देश बहुत ही आगे है, प्लस वी हैव दैट टाइप ऑफ वर्कफोर्स, जिसके वजह से फ़ायदा हमें होता है। हाँ, लेकिन कुछ रिस्क है जो आपको, हम लोग सेक्टर वाइज स्टॉक्स की भी बात करेंगे गाइस। बाय द वे गाइस, आप चाहते हो कि आप भी इस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बनाए और नो आप मुझे फॉलो भी करते होंगे, तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो देख सकते हो, मैंने लिंक नीचे दी है। तो उससे क्या होगा कि ये जो मार्केट फॉल है तो अच्छी तरह से आप इन्वेस्ट कर पाओगे। मैंने लिंक दिया है, 400 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है, 400 प्लस GST के पर। ठीक है, तो वापस आते हैं फार्मा सेक्टर में। तो की हाईलाइट्स अगर हम लोग बात करें कि जो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कहते हैं ना कि रिस्क, एक तरह से की रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो जेनरिक में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर प्राइसिंग का हमेशा रहता है, और वो हर साल थोड़ा थोड़ा नीचे भी जाते हैं, तो वो एक थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में होगा, लेकिन समहाउ ये लोग मार्जिन कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेते हैं। रेगुलेटरी रिस्क इनका बड़ा होता है, US FDA का। अगर आप देखो तो कभी ना कभी आप सुनते रहते हो कि भाई सिप्ला पे US FDA का वो हुआ है कहीं और कंपनी में, तो ये रिस्क रहेगा। लेकिन आई थिंक इंडियन कंपनीज आर वेरी वेल अभी एडप्टेड टू दैट, सालों से ये चल रहा है, तो अभी लगता है तो 2-3 महीने में वो लोग रिजॉल्व भी कर देते हैं। रॉ मटेरियल की डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक चाइना में है, कि कुछ जो रॉ मटेरियल चाहिए, API एंड ऑल दैट की कंपोनेंट्स और कुछ कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो चाइना में बनते हैं, तो वहाँ से एक थोड़ा हमें प्रॉब्लम रहता है। डायबिटीज़ GLP-1 सेगमेंट में काफ़ी हद तक कंपटीशन, तो वहाँ थोड़ा नो हमारी कंपनीज को मार्जिन प्रेशर हो रहा है। और ओवर वैल्यूएशन का तो अभी तक इतना डर नहीं है, पर लेकिन हाँ, अगर एक तरह की तेज़ी होती है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर बात करें तो अभी वैल्यूएशन में तो आई थिंक काफ़ी कंफर्ट है हमारे फार्मा सेक्टर में, और इसलिए अगर आप देखो तो एक डिफेंसिव सेक्टर की तरह बहुत ही नो फायदेमंद रहता है। जैसे मैंने बोला कि रुपी डेप्रिसिएशन का बहुत फ़ायदा हो, जैसे 10 से 12% अगर रुपी डेप्रिशिएट हो, जैसे हम लोग 87 थे, अभी 94, यानी चलो समझ लो 10% नीचे गए है, फॉर एग्जांपल 85 से 94। तो अगर आप देखें तो 1 और 2% का मार्जिन इंक्रीमेंट इन लोगों पे डायरेक्ट आ जाता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और प्लस क्या है, मोस्टली सभी कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ऑफकोर्स करेंसी को हेज करते हैं और रॉ मटेरियल भी बाहर से लाते हैं, तो थोड़ा जो बेनिफिट आ रहा है ना वो ऑफसेट हो जाता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहे हैं उसमें भी आप ज़्यादा पे करते हो। लेकिन समहाउ करेंसी इज़ हेल्पिंग, बट ऐसा नहीं कि करेंसी वीक हो गई यानी फार्मा सेक्टर चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता कभी। क्योंकि जैसे मैंने बोला, हेजिंग होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है, सैलरी कॉस्ट होता है, क्योंकि इन सब के ऑपरेशंस बहुत बड़े हैं। जैसे सिप्ला, लुपिन, उनके US के कहते हैं ना कि उनका जो US का सेल्स और यूरोप का सेल्स, इवन अफ्रीकन सेल्स बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है, तो वो ऑफसेट भी हो जाते हैं, क्या कि वहाँ भी लोग रखते हैं ऑल दैट। तो अभी आप बोलोगे तब पर कौन से सेगमेंट में आपको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ ज़्यादा स्कोप लग रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला सेगमेंट हम लोग लेते हैं CDMO और CRDMO, जो मैंने बोला ना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ अगर आप देखो तो इनके एक बार प्लेयर्स ये बड़े बड़े आ जाते हैं, और प्रॉपरली अगर आप इन लोगों को सर्विस देते हो, जैसे बोला ना कि हम लोग उनका बैच प्रोडक्शन कर दे, पूरी लाइन ही हम लोग सेटअप कर दें, फिर वो ग्लोबल रिलेशनशिप पे और नए क्लाइंट्स भी आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंजिन है, सिंजिन का भी एक है ना CRDMO है। ऑफकोर्स आप बोलोगे स्टॉक तो नीचे, लेकिन हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा कि किस स्लैब पे और क्या प्रॉब्लम आए। लेकिन लॉरस लैब देखो, डीवीज लैब देखो, वो बहुत अच्छा चल रहा है। इवन पीरामल फार्मा वो भी CDMO में आ रहा है, न्यूलैंड लैब वो भी आ रहा है। तो इन सब के स्कोप बहुत ही बड़े। द मेन थिंग इसके कौन सी कंपनी एग्जीक्यूशन कर सकती है, वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा डीप में। ठीक है, दूसरा है डोमेस्टिक फार्मा लीडर्स होते हैं। दूसरा सेगमेंट अगर आप बोले तो जैसे सन फार्मा हो गया, अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में होता तो आप समझ पाओ। टॉरंट फार्मा, सन फार्मा, ये देखो अपने टॉप से ज़्यादा गिरे नहीं है। मैनकाइंड फार्मा, जनता फार्मा, काफ़ी हद तक इन लोगों ने डोमेस्टिक जो मार्केट शेयर है ना वो मेंटेन किया है, लीडरशिप पोजीशन भी मेंटेन की है, जैसे सन फार्मा ने। और स्पेशलिटी
कहते हैं ना कि स्पेशलिटी ड्रग्स एंड ऑल दैट में भी बहुत आगे है। अभी क्या होता है कि कैंसर और उन सब की डिसीज़ आप देखो बहुत बड़ी है। कोविड के बाद मेरी मदर को भी कैंसर में वो चले गए, तो उनके जो एक एक मेडिसिन आती बहुत महंगी आती है। जैसे ऑफ कोर्स मैंने जो मेडिसिन मंगाया था वो मैं नाम भूल गया वो कंपनी का, लेकिन 3-3 लाख का एक इंजेक्शन होता है। आप सोचो क्या बात करें, यानी इतना महंगा होता है। तो क्रोनिक डिसीज़ में ना बहुत ही बड़ा मार्जिन होते हैं, वहाँ ये लोग अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक प्लेयर भी अच्छे है। और जो मैंने बोला ना कि कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स और स्पेशलिटी होते हैं जैसे डॉक्टर रेडी, ऑरोबिंदो, लुपिन, वहाँ भी अच्छा खासा ग्रोथ है। मेन चीज़ इनको ये है कि जो यूएस एफडीए के इशू होते हैं वो इनको किस तरह से वो इनको मैनेज करते हैं, किस तरह से उसको प्रॉब्लम ना आए, यानी यूएस एफडी को कन्विंस भी करना होता है। एक बार वो जो भी कोई ना फॉर्म 483 देते फिर उनको ठीक ठाक करना होता है, तो वो अभी आई थिंक काफ़ी स्पेशलाइज हो चुके हैं। फिर बायोसिमिलर फोकस भी है जैसे बायोकैन और औरोबिंदो अभी काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम से चला नहीं है, बट लेट्स सी कंपेरेटिवली। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में भी आप देख सकते हो, एपीआई यानी जो कॉम्प्लेक्स एपीआई होते हैं जैसे डीवीस लैब और लॉरस लैब, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ओबोसिटी का भी एक है, कह सकते हैं सन फार्मा है, इसमें जाइडस लाइफ है, डॉक्टर रेडी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो ना तो ये सभी सेगमेंट कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे। आप ऐसा बोलोगे कि नहीं मैं जेनरिक में नहीं मैं वहाँ डालूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ दे मे ऑल दिस। अगर आप सेगमेंट देखो मैंने जो नाम दिए वो डिसेंट रिटर्न आपको यहाँ से दे सकते हैं। तो आप बोलोगे क्या ये डिफेंसिव ये ग्रो नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। प्लस करेंसी टेलविंड है। अभी हम लोग बोल रहे हैं करेंसी अभी 94 है, हम लोग 95 क्या 9700 की भी बातें चल रही है। तो करेंसी का टेलविंड है, सीडीएमओ बिजनेस अच्छे चल रहे हैं। स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, और जैसे मैंने बोला कि वो आपको देख के करना है। इफ़ यू वांट आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो भी देख सकते हो क्योंकि वहाँ हमने दिए हैं, लेकिन यस यू हैव टू कीप दिन माई। बाय द वे गाइस, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट गाइस, और सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मैं देखता हूँ कि हज़ारों में व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन कम होता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ओके। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फार्मा सेक्टर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आगे जाके। तो मुझे तो लग रहा है कि ये चलेगा, अच्छा चलेगा। तो अगर आपको ये फॉल अच्छा खासा अभी 22,800 लेवल पे, तो अच्छे लेवल पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए उसमें इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म यू करिए, ये सब अच्छा खासा रिटर्न। देखो आप कोई भी स्टॉक ले लो, अगर मैं बात करूं कि सन फार्मा से लेके 3 साल का रिटर्न देखो, सन फार्मा ने 22% दिया है, डीवीज ने 28%, टोरेंट ने 40%, लुपिन ने 53%, क्या बात है, सिप्ला ने 12%, ये सभी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो चलिए आप डू लाइक इट एंड शेयर इट, और मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, संजय खाड़े 7328 सर, इट इज़ वेरी गुड, आई डो नॉट नो you put your videos are very rich in content, but still I have a question, how we trust you, there are cyber frauds happening, and how our demat account will you protect it by enrolling to your small case। देखो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो या स्मॉल केस में एनरोल करते हो तो डीमेट अकाउंट मेरे कंट्रोल में नहीं होता है। आप समझो डीमेट अकाउंट आपके ही कंट्रोल में होता है। इट इज़ जस्ट मेरे कंट्रोल में सिर्फ हमारा पोर्टफोलियो होता है, उसमें चेंजेस होंगे। अगर आप अप्रूव करें तो आप में भी चेंजेस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपका डीमेट अकाउंट चेक कर सकता हूँ। तो वो टेंशन मत लीजिए कि मैं आपका डीमेट अकाउंट कंट्रोल करूँ, नहीं, मैं सिर्फ पोर्टफोलियो कंट्रोल करूँ। डीमेट अकाउंट ना तो मैं आप में देख पा रहा हूँ कि कौन से शेयर्स है, ना उसमें चेंजेस कर पाऊँगा, तो टेंशन मत लीजिए, वो आपके ही कंट्रोल में है संजय जी। अगर आप चाहो तो मेरी टीम का नंबर दे दूंगा, एंड आई विल पुट वन वीडियो ऑल्सो हियर लिंक, जिससे पता चलेगा कि स्मॉल केस क्या है, तो आपको और अच्छी तरह से पता चले। चलिए सैकद दीपुंदिया 550 सही, ईरान के वजह से और रशिया पर जो हमला है उसकी वजह से क्रूड ऑयल बढ़ गया है। करेक्ट, क्रूड ऑयल तो उसके वजह से बढ़ा है। और अगर अभी देखो, अभी का हाल देखिए तो आज क्यों मार्केट इतना गिरा, अभी आप देखो तो 100 में लेटेस्ट प्राइस देख लेता हूँ क्रूड ऑयल का। अगर आप लेटेस्ट प्राइस देखें तो 111 पहुंच गया है। अब सोचो 111
आ गया वापस, यानी टेंशन तो है ना, अच्छा खासा टेंशन है। ऊपर से ये दोनों समझौते में नहीं आ रहे तो कहाँ जाके रुकेगा वो हमें पता नहीं है, और वही इम्पैक्ट हम लोग मार्केट में देख रहे हैं और अच्छा खासा गिर रहा है। लेकिन होपफुली कुछ समझौता है तो ठीक हो, क्योंकि अगर ये 20-25 दिन और चला इस तरह से तो रिसेशन का फियर है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट फियर वी आर गेटिंग हियर, तो इट्स नॉट गुड एट ऑल। ठीक है। फिर यूज़र FTG64NX, सर US वाइस प्रेसिडेंट JD Vance इज़ गोइंग टू पाकिस्तान एट द एंड ऑफ दिस वीक। करेक्ट करेक्ट, वो जा रहे हैं और आई थिंक चले गए हो तो पहुंच गए, और लेकिन कुछ हो नहीं रहा है यार, वही तो प्रॉब्लम है यार कि समझौता होने और जो 10-15 पॉइंट जो यूएसए भेजा वो कम्प्लीटली ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। अब ईरान ने 5-6 पॉइंट बोले, वो यूएस को मायने में नहीं आएगा, तो एक बॉटल नेक आ गया। और यहाँ ट्रम्प है ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो वो एक ऊपर से बड़ी टेंशन है। अगर ग्राउंड इन्वेजन हुआ 6 अप्रैल है और हमारे यहाँ छुट्टियाँ ज़्यादा है, अभी बीच में एक और छुट्टी आ रही है मंगलवार को, तो फिर ये बड़ा इशू हो सकता है सबके लिए। तो मेरे हिसाब से तो सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन ये मार्केट जो गिरता है गाइस, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, 22,000 तक जाएगा, 21,000 तक जाएगा, या 22,000 बॉटम बना देगा, हमें पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि आप 3 साल 5 साल बाद देखोगे तो यही प्राइस आपको बहुत अच्छे लगेंगे। यही सब फार्मा स्टॉक जो मैं बात करूँ बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, तो उसको मिस मत करो। कोई देखिए, जब मार्केट ऐसा होता है ना, तब उसको कंट्रोल करो जो आपके कंट्रोल में है। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट, आपका रिसर्च, आपको नहीं पता चले तो एक्सपर्ट की हेल्प लो, जैसे हमारे जैसे, जहाँ आप इन्वेस्ट करो और फिर उसका कंट्रोल है आपके पास। ट्रम्प क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, इसराइल क्या करेगा, आपके कोई कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। रघुनाथन DK7634, सर वूम टू कांटेक्ट फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन। रघुराम, हम लोग मैं अपनी टीम का नंबर दे दूंगा, और मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा टीम का नंबर, टीम मेंबर का नंबर, उनको कांटेक्ट कीजिए, शी विल हेल्प यू आउट। ओके, चलिए। अभिषेक तिवारी 5G4, RBI saving rupees, sir. India foreign reserves now at 706 billion, it was 728 billion. Yes, वो तो है ही। RBI अभी इंटरवीन भी ज़्यादा नहीं कर रही, उसको अगर ये गिर रहा है रुपी तो गिरने दे रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है इसके वजह से। सो आई थिंक इसलिए वो गिरने भी दे रहे हैं, एंड दैट इज़ अ राइट मूव। यू कैन नॉट, देखो हम लोग बोलते हैं रुपी वीक हो गया, रुपी वीक। अब चाइना देखो, चाइना ने 2 डिकेड तक अपना करेंसी बहुत ही वीक रखी, लेकिन तभी तो वो कॉम्पिटिटिव हुआ वर्ल्ड लेवल पे और ज़बरदस्त ऑर्डर एक्सपोर्ट किया है, तो हमें भी वही अपनाना पड़ेगा। मुकेश कुमार, सर गुड मॉर्निंग। जियो, JSW, अनंतराज, NSDL, BDL, SW, इस पोर्टफोलियो में किस में होल्ड कर सकते, सेल कीजिए। मैं लेकिन ऑनेस्टली ना, मुझे इन सब स्टॉक तो ठीक है, आई थिंक SW सोलर में मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, बाकी सब ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो। ओके, चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और मेरी टीम का नंबर और लिंक दे दूंगा, तो यू कैन ऑलवेज कॉल देम। ओके, सी यू देन, बाय बाय।